सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। देखिए, मैं रियाज अहमद एडवोकेट, तहसील हटिया में लगभग 32 वर्ष से मैं व्यवसाय में रत हूँ, अधिवक्ता व्यवसाय में। और इस 32 वर्ष के अनुभव में हमने कई सरकारों का आवागमन देखा। निश्चय जानिए कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, उनके चुनावी घोषणा पत्र भी उन्हीं के अनुरूप, अपने नीतियों के अनुरूप वो बनाते हैं। लेकिन उस चुनावी इलेक्शन मैनिफेस्टो का कहाँ तक कितना अनुपालन व्यवहारिक रूप में किया जाता है, तो ये चीज़ें तो चाहे वर्तमान सरकार रही हो या समाजवादियों की सरकार रही हो या बसपाइयों की सरकार रही हो, कोई अपने जो नीति निर्धारित किया या चुनावी घोषणा पत्र में जिन कार्यों को लेकर के जनता के सामने आए, सभी सरकारें सामान्यतया जो है असफल रही है। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति तो कहने में नहीं होगी, लेकिन ये मेरा अपना मानना है कि 33% लोग आज तक भी उनको अपने रोटी, कपड़ा और मकान की पुरजोर व्यवस्था नहीं कर पाते। और उनके बच्चे जो हैं, जिनके हाथों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उनके शिक्षा दीक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया, उनके हाथों को कारीगरी नहीं दी गई, उनको वैज्ञानिक संसाधनों का सहारा नहीं दिया गया, आज वे जस के तस जो है उसी हालत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की जनसंख्या इस समय लगभग 140 अरब के करीब पहुंच रही है, करोड़ पहुंच रही है। और यह जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश है। बिल्कुल। और विकास की दृष्टि से ये अभी ये विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। विकासशील देश। तो विकासशील देश की श्रेणी में तो हम खड़े हैं, लेकिन अभी जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीरो ग्राउंड पर, उनको अगर देखा जाए, उनका व्यवहारिक अनुशीलन किया जाए, तो ये लगता है कि ये केवल कागजी बातें रह गई है। व्यवहारिक रूप में हमारे नौजवान जो हैं पढ़ लिख करके बेरोजगारों की पंक्ति में खड़े हुए हैं। आज न उनके सामने कोई रोजी है, न रोजगार है, न कोई संसाधन दिखाई पड़ रहा है। एमए पीएचडी करके लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए परेशान हैं। और तो अब इस शासन में, प्रशासन में, हम तो भाई अब पुरानी सरकारों को तो नहीं हम कहेंगे, इसलिए कि प्रश्न तो हमको जो सरकार सत्ता में है उससे करना होगा। जी 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 जी। तो प्रश्न हम इस सरकार से करना चाहते हैं कि आखिर आपने सत्ता, आपको जिस उत्सुकता से जनता ने सौंपा और आपको बम्पर बहुमत दिया, तो आप जनता की व्यवहारिक जो दुर्दशा हो रही है उसके लिए तो आप ही जिम्मेदार हैं। इसलिए कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लिया जाए, आज भी पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार जो हैं घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं है। अभी कोविड-19 को आपने देखा कि जो तमाम बेचारे हमारे नौजवान, जिनको अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य से क्या होने वाला है, खर्च, आमदनी, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये कृषि कार्य से ये सब चीज़ें जो है हमारी पूरी होने वाली नहीं है। हमारी मूलभूत आवश्यकता तो रोटी, कपड़ा, मकान ये है। और दो और आवश्यकताएं आप इसमें जोड़ लीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये जो है, ये पहले 3 मूलभूत आवश्यकता थी, फंडामेंटल नीड जो थी, और आज जो है हमको हमारे लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड बन गई है। तो अब रोटी का सवाल जहाँ तक है, आप देख रहे हैं कि हर आदमी, हर व्यक्ति जो है रोटी के लिए परेशान है। उसको भरपेट भोजन नहीं, स्वास्थ्य, पेट भरना ही नहीं है, हमको उत्तम और पौष्टिक आहार की आवश्यकता है ताकि हम निरोगित रह सकें।
तो सही स्वास्थ्य का मतलब ये, सही रोटी का तात्पर्य ये हुआ। कपड़ा का मतलब ये नहीं है कि हम किसी सूरत से अपना, अरे हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के तहत जो है हमारे कपड़े का स्तर होना चाहिए। और हमारा जो खान पान है उसका भी एक हमारा स्तर होना चाहिए। पेट तो कुत्ते भी पालते हैं, लेकिन पशुवत व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमको उत्तम पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। अब आज आप देख रहे हैं कि हम इतने हमारी दुर्दशा ये हो गई है कि अगर सरकार हमारा भोजन न चलावे तो भोजन चलने वाला नहीं है। हाँ, इस बारे में सरकार दावे करती है कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इनकी चुनावी राजनीति है। राशन तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको काहिल भी बना दे रहे हैं। हम आप समझिए कि हम कामचोर होते जा रहे हैं, इसलिए कि अभी देखिए किसानों को सरकार जो है बैंक से कर्ज देती है, तो वो अपना कर्ज ले करके और खा पी करके मौज मस्ती करके उसको ख़त्म कर देते हैं। कर्ज ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो कर्ज देने का उद्देश्य या कोई आपात स्थिति ऐसी है तो उसमें तो भाई सरकार जो है इसके लिए हमारा दायित्व तो है, उसके ऊपर शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, भोजन के लिए सरकार के ऊपर दायित्व है। लेकिन इस तरीके से गेहूं तो चावल आपने दे दिया, हम खाएंगे किससे? गेहूं चावल चबाएंगे हम? हमको उसके साथ दीजिए तो ठीक है, दीजिए आप, हमारा उसको फुल फॉर्म करिए हमारा ना। हम गेहूं दे दिया, आपने चावल दे दिया, हम उस गेहूं चावल को खाएंगे कैसे? ठीक। अच्छा सर, मैं एक अहम सवाल करना चाहता हूं कि यूपी इलेक्शन में अवैसी साहब भी प्रवेश कर रहे हैं। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उनका इस इलेक्शन में क्या भूमिका रहेगी? किसकी भूमिका के बारे में? अवैसी की पार्टी की। अच्छा, ओवैसी। देखिए, ओवैसी जी एक हमारे बहुत ही बेस्ट पार्लियामेंटेरियन हैं और संविधान के जानकार भी हैं, कानून के जानकार हैं। ओवैसी जी के जो उद्देश्य हैं वो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल हैं। ओवैसी जी का ये मानना है कि सबको विकास होना चाहिए, सबको शिक्षा होना चाहिए, सबके लिए नौकरियों का संसाधन होना चाहिए। संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, चाहे वो आर्टिकल 21 की बात हो, चाहे अनुच्छेद 14 की बात हो, ये जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे वो बराबर इस चीज़ के लिए लड़ाई करते हैं पार्लियामेंट में कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष जो है सबको समान होना चाहिए। अनुच्छेद 14 की बात किया करते हैं कि स्टेट शैल नो डिनाइल टू एनी पर्सन विद इन इट्स जुरिडिक्शन द इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ। वो कहते हैं कि हमारी सरकारें ऐसी होनी चाहिए कि किसी के साथ भेदभाव न करें, विधि के समक्ष जो है समता होनी चाहिए और विधि की सुरक्षा जो है सबको मिले। और भारत के प्रजातंत्र के लिए तो बहुत ही शर्म की बात है कि अब यहाँ पर जो है इस तरीके की बातें हो रही है कि धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर जो है किसी व्यक्ति के, किसी अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए। तो ये तो हिंदुस्तान जैसे प्रजातांत्रिक देश के लिए तो बहुत ही शर्म की बात है और जितना इसकी निंदा की जाए वो कम है। हाँ, जैसा कि ये संविधान हमको हर किसी भी धर्म जात के हों सबको बराबर का जो है अधिकार देता है, उनके सारे मूल अधिकार समान हैं, सारी चीज़ें हैं। तो कुछ लोग जो राष्ट्रवाद और हिंदूवाद को लेके अग्रसित हैं, आक्रोशित हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म और हिंदुइज्म ये दो अलग अलग शब्द हैं। राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है कि राष्ट्र के प्रति हर नागरिक का अपना नैतिक कर्तव्य, ये तो राष्ट्रवाद है। जी जी। चाहे राष्ट्र के ऊपर कोई भी संकट आवे, राष्ट्र के किसी भी नागरिक को कोई परेशानी, चाहे किसी भी जात का हो, समुदाय का हो, वर्ग का हो, सारे लोग सब मिल करके हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर के कटक तक, जो भी इस देश की टेरिटरी में सीमा में रह रहा है, दे आर टोटल सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान जो है ये जो है कोई ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ का न कोई अपना एक अलग धर्म है, न कोई विशेष है। यहाँ संविधान को ऐसी मान्यता दी गई है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
ये हिंदुस्तान सबका है, सारे नागरिकों को, चाहे किसी भी जात का हो, समुदाय को हो, वर्ग का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा है और सबका ये योगदान है। हिंदुस्तान जो है किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान जो है, जब अगर यहाँ कोई आपत्ति आएगी तो यहाँ हर घर जो है जलेगा। अगर कोई बम विस्फोट पाकिस्तान करेगा, चाइना करेगा, कोई भी अगर बात आती है तो यहाँ हिंदुस्तान के यहाँ जात बिरादरी वो बम नहीं देखेगा। यहाँ हर व्यक्ति जो है उससे प्रभावित होगा। हाँ, आपसे बातें करके मुझे अच्छा लगा। एक अंतिम सवाल, जो चंद महीनों में ही ये इलेक्शन आ रहा है, आपको क्या लगता है कि माहौल क्या है? परिस्थितियां तो देखिए, ये प्रजातांत्रिक देश है। हर 5 साल के बाद जनता को अपने अधिकारों का यही सबसे बड़ा मताधिकार है और मतदान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है और इससे बड़ा कोई अधिकार नहीं है आपके पास। हर नागरिक, चाहे वो कंगालपति हो चाहे करोड़पति हो, लेकिन हर व्यक्ति के वोट का जो मत देने का अधिकार है सबको बराबर है और सबके मताधिकार की कीमत भी बराबर है। हमको हमारे संविधान वेत्ताओं ने हमको यही एक अधिकार दिया है कि हम अपने ढंग से अपनी सरकारें चुनें। लेकिन चूँकि बात यह है कि ये देश जो है इस तरीके से यहाँ पर आर्थिक विभाजन हुआ है, सामाजिक विभाजन हुआ है, राजनीतिक विभाजन हुआ है कि अमीर जो है दिनों दिन अमीर होता चला जा रहा है और गरीब जो है इस महंगाई के मार में दिनों दिन निश्चित वो गरीब होता जा रहा है। तो गरीबी और अमीरी में एक बड़ी लंबी खाई बन गई है। तो गरीब जो है वो मानसिक रूप से भी गरीब हो गया है, गरीब तो है ही है। तो जहाँ तक आपने चुनाव की बात किया, तो चुनाव से तो मेरा अपना निजी मानना है कि चुनाव होगा और चुनाव में लोगों में उत्साह है। लेकिन इस बार ऐसी हमको अपना अलग सोच ये है कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलने की संभावना है, क्योंकि चिंगारी जो है लोगों के दिल में दिमाग में सुलग रही है। हो सकता है कि वो अपना कोई एक अलग रूप ले सकती है, लेकिन ये 100% निश्चित है और जिसको मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन जो है प्रजातंत्र की रीढ़ है। परिवर्तन होना चाहिए और ये परिवर्तन में सारे बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे लोग, क्योंकि एक कहावत है, एक्चुअल रेवोल्यूशन इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। जब तक परिवर्तन में बुद्धिजीवियों का, शिक्षित लोगों का, समाज के जानकार लोगों का, अच्छी बुरी की पहचान करने वाले लोगों का जब तक इसमें अगुवाई नहीं होगी तब तक परिवर्तन जो है संभव नहीं है। और परिवर्तन जो है प्रजातंत्र की रीढ़ है और इससे हमारे प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती है, राष्ट्र की रक्षा हो सकती है। क्योंकि अगर कोई खराब शासन प्रणाली है तो हमको हमारे संविधान वेत्ताओं ने अधिकार दिया है कि दैट शुड बी चेंज्ड, उसको आपको चेंज कर देना चाहिए। यही तो हमारा अधिकार है। और ये जनता में एक ऐसी वेव चल रही है कि जहाँ तक मैंने अपना सामाजिक अध्ययन किया है और लोगों से बातें हो रही हैं कि लोगों में परिवर्तन की करने की उल्लासा जो है पनप रही है। अब कहाँ तक होगा आई कैन नॉट से, कहाँ तक होगी आने वाला दिन जो है परिवर्तनशील है। आने वाले समय पता हाँ, ये इस बात का द्योतक है, इस बात की मतलब एक संकेत मिल रहा है कि समाज जो है परिवर्तन चाहता है, राजनीतिक परिवर्तन चाहता है। थैंक यू।